हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में हम वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा यह नया चैप्टर है। इसके पहले हमने ग्रेविटेशन को ख़त्म कर दिया, जिसमें ग्रेविटेशन के सारे टॉपिक को हमने कवर किया और उस पर जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम बन सकते थे, जितने भी उस चैप्टर से संबंधित प्रश्न थे, उसको हमने सॉल्व किया। और उसके बाद हमने देखो दोस्तों, जितने प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो भी हमने कराए आपके लिए। तो हर चैप्टर से ऐसे ही होगा, हर चैप्टर से हम लोग ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे। और हमने देखो दोस्तों, सबसे शुरुआत में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई थी, फिर उसके बाद मेजरमेंट पढ़ाया, फिर ग्रेविटेशन पढ़ाया, फिर वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए जो चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो पहले हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है उसको पहले कराया जा रहा है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे सारे चीज़ों को कवर करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए है वो सबसे पहले आपको पढ़ा दिया जाए, ठीक है, ताकि इस पर आपकी पकड़ थोड़ी मजबूत बन जाए। तो आज जो है हम वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ेंगे। आज के चैप्टर में केवल हमको डिस्कस करना है, आज के चैप्टर में केवल हम वर्क के ऊपर डिस्कस करेंगे, वर्क को समझने का प्रयास करेंगे कि वर्क होता क्या है। फिर अगले वीडियो में हम जो है कि या अगले टॉपिक को हम एनर्जी के रूप में लेंगे। उसमें हम समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क में और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है ऐसा, ठीक। और उसके अगले नए वीडियो में हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पावर के बारे में पढ़ेंगे। बस हमको 3 टॉपिक पढ़नी है, वर्क, एनर्जी और पावर, ठीक है। पावर से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं इस चैप्टर से। लगभग आपको दोस्तों यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ये यूनिट, पावर की यूनिट क्या है, एनर्जी की यूनिट क्या है, वर्क की यूनिट क्या है, ऐसी यूनिट्स पूछी जाती हैं। और दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ इस चैप्टर से आता नहीं है। तो इसमें जो है आप कॉन्सेप्ट से साथ साथ आप मतलब यूनिट को तैयार करते रहें, ठीक है। यूनिट मतलब एक एसआई यूनिट हो गई, एक सीजीएस यूनिट हो गई, एक एमकेएस यूनिट होगी, सारी यूनिट को आप पढ़ते रहें, ठीक है। जितनी भी यूनिट है वो सारी यूनिट आप पढ़ लें और उसके साथ साथ उस यूनिट का मान भी पढ़ लें, ठीक है। तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है। और यदि आपने इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, ठीक। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला आज का हमारा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसमें हमने टॉपिक लिया है वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से लगभग आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी, और उसमें दे देगा आपको वेलोसिटी, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको ढूंढना रहेगा। तो इसलिए आप स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी को और वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मीन्स होता है जिसकी केवल वैल्यू, केवल उसकी वैल्यू हो, ठीक है। वो डायरेक्शन के साथ, वो डायरेक्शन पे डिपेंड ना हो, उसका डायरेक्शन कोई नहीं हो, उसका कुछ डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है, उसका केवल वैल्यू हो। जैसे हम स्पीड का ले लें, स्पीड की केवल एक वैल्यू होती है, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। हम डिस्टेंस ले लें, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल उसकी वैल्यू हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिसके पास उसका खुद का डायरेक्शन भी हो और उसके पास उसका खुद का मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ग्रेविटी हो गई। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं दोस्तों, तो वेलोसिटी को हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है, एरो लगा देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को डी, इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। ग्रेविटी को जी, इसके ऊपर एरो। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है। और ये एरो आपको क्या बताता है, एरो आपको डायरेक्शन बता रहा है, एरो आपको इस चीज़ का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। दोस्तों, हम समझते हैं कि कैसे ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी कैसे एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब डायरेक्शन के ऊपर हम देखते हैं कि आपके पास डायरेक्शन है
और आपके पास मैग्नीट्यूड है, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी हुई। देखो दोस्तों, ये एक अर्थ हो गया और अर्थ के सरफेस पे हमारी ग्रेविटी कितनी है, 9.8 है। ठीक, अब हम इसके ऊपर जाएंगे, ग्रेविटी चेंज होगी, डिक्रीज होगी, और इसके नीचे जाएंगे तो भी ग्रेविटी डिक्रीज होगी। इसके नीचे जाने पे भी ग्रेविटी कम होने वाली है, ऊपर जाने पे भी ग्रेविटी कम होने वाली है। लेकिन दोस्तों एक बात है कि ऊपर यदि हम जाएंगे तो ग्रेविटी स्लोली धीरे धीरे कम होगी, लेकिन नीचे जाने पे ग्रेविटी तेज़ी से कम होगी। ठीक, ऊपर जाने पे ग्रेविटी धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन नीचे जाने पे ग्रेविटी तेज़ी से कम हो रही है। ठीक है, तो अब डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी हो गई कि नहीं, ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, जा तो उतना ही रहो, ऊपर भी 1 किलोमीटर जाओ और नीचे भी 1 किलोमीटर जाओ, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे ग्रेविटी थोड़ी कम हुई, मतलब कि 9 पॉइंट हो गई, 9.8 से 9 हो गई। लेकिन नीचे आपने 1 किलोमीटर गए तो वहाँ पे आपकी ग्रेविटी 8 हो गई, ज़्यादा कम हो गई। तो इसलिए डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो गया कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन बताया जाता है। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन को भी बताया जाता है कि ग्रेविटी में आप डायरेक्शन किधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो ज़्यादा कम होगा, कम होगा, नीचे जा रहे हैं तो ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको आप एकदम अच्छे से याद करें, यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम देखते हैं वर्क, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वर्क पे डिस्कस करने से पहले हम बता दें वर्क के बारे में कि वर्क में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, वर्क में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम वर्क की डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद हम वर्क का फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्क की एसआई यूनिट पढ़ेंगे, ये एसआई यूनिट क्या होती है, उसके बाद अदर यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अदर यूनिट पढ़ेंगे, उसके बाद हम टाइप ऑफ वर्क पढ़ेंगे कि वर्क कितने प्रकार के होते हैं, और इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ेंगे वो ये है कि पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में वर्क से कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्ले एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट केवल करना है आपसे। डिफिनीशन में आपसे यही बोल रहा है, केवल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, गुणा करना है। ठीक है, वही आपका वर्क होता है। वर्क का मतलब होता है कार्य, कार्य। ठीक है, कार्य को कहते हैं वर्क। तो आपने मतलब कितना कार्य किया, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे, फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये देखो एक ब्लॉक हो गया और आप इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं F, और आप इस पर मतलब धक्का लगा रहे हैं, तो आप धक्का लगाएंगे इस ब्लॉक पे तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ तो कवर करेगा ही। ठीक है, तो यही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आप मल्टीप्लाइड कर दीजिए, यही फोर्स का मान और डिस्प्लेसमेंट का मान को आप गुणा कर दीजिए, तो इससे जो वैल्यू आएगी वही आपका कार्य होगा, वही आपकी कार्य कहलाएगी। ठीक है, इससे आपका कार्य निकल जाएगा। बस इतना ही डिफिनीशन है वर्क का। ठीक है, अब हम हमने फार्मूला देख लिया, फार्मूला F.D है। ठीक है, अब हमने एक चीज़ दोस्तों पढ़ी थी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट हमने पढ़ा था। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणक और कुछ होता है दोस्तों, इंग्लिश में स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि A.B इक्वल टू कितना होता है, AB कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे भी तो दोस्तों F.D है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं FD कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरा फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, FD कॉस थीटा हो गया, अब ये थीटा जो है दोस्तों, वो थीटा क्या है, थीटा F और D के बीच का एंगल है। F और D के बीच का एंगल है कि F में और D में क्या कोण बन रहा है, वही थीटा आपको बताता है। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। अब हमने दोस्तों यहाँ पे वर्क का डिफिनीशन देख लिया, वर्क का हम डिफिनीशन देख लिया, वर्क का हमने फार्मूला देख लिया। ठीक है, दो चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आगे हम पढ़ते हैं कि वर्क का यूनिट क्या होता है। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं
आगे हम देखते हैं वर्क की यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट क्या होती है वर्क की? जूल। ठीक है, वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है। वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है दोस्तों। ठीक है, 3 चीज़ें कवर हो गई। डेफिनेशन कवर हो गया हमारा, फार्मूला कवर हो गया, एसआई यूनिट कवर हो गया। लगभग वर्क टॉपिक समाप्त हो गया है। लेकिन अभी एक टॉपिक बचा है जिसको हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि वर्क कितने प्रकार के होते हैं। वर्क कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला है पॉजिटिव वर्क। वर्क 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वर्क 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव वर्क, दूसरा जो होता है निगेटिव वर्क, और तीसरा जो होता है वो जीरो वर्क होता है। ठीक है, 3 प्रकार के 3 टाइप के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क 3 प्रकार के वर्क होते हैं। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, निगेटिव वर्क क्या होता है और जीरो वर्क क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव वर्क। सबसे पहले हम पॉजिटिव वर्क को समझते हैं। और ये फार्मूला हम लिख लेते हैं, W बराबर FD cos थीटा। ठीक है, और ये थीटा क्या है? F और D के बीच का एंगल है। हमको इसके मान को क्या लाना है? पॉजिटिव लाना है। तो ये वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव कब आएगा? एक केस है जब F और D दोनों पॉजिटिव हों। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो। और एक केस है थीटा। थीटा क्या हो? जीरो। थीटा जो वो 0 और 90 के बीच में हो। 0 हो और 0 से बड़ा भी हो। 0 से बड़ा और 0 के बराबर और 90 से बड़ा। तो जो है कि आपका वर्क जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वर्क आपका पॉजिटिव आएगा। जैसे आपने 0 मान ले लिया, 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री ले लिया, तो कॉस 0 का मान कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो W बराबर FD, ये वर्क क्या हो जाएगी? पॉजिटिव वर्क हो जाएगी। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव कार्य हो जाएगा। अगला दोस्तों हम समझते हैं निगेटिव वर्क। अगला हम समझते हैं निगेटिव वर्क। ठीक है, निगेटिव वर्क में क्या होता है? W बराबर FD cos थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है कि एक थीटा का मान और एक डिस्प्लेसमेंट। या तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाए, या तो इस थीटा का मान क्या हो? थीटा का मान जो हो वो 180 डिग्री, मतलब 90 से एबव हो जाए, 90 से एबव और 180 डिग्री के बराबर या इससे छोटा। ठीक है, इसके बीच में यदि थीटा का मान होगा तो कॉस थीटा करने पे निगेटिव आ जाएगी, तो वर्क डन भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन भी निगेटिव हो जाएगा। अब ये केस कब उत्पन्न होगा? अब ये हम समझते हैं कि ये केस कब आएगा, कब? और यह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कब? 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये एक इंक्लाइन प्लेन हो गया दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेन हो गया। ठीक है, देखो दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेन हो गया। अब इस पर एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, इस पर एक ब्लॉक रखा है और ये ब्लॉक है, ये तो अपने से ही क्या स्लिप करने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा। ठीक है, लेकिन स्लाइड जब करेगा ये मतलब सरकेगा जब, तो इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स उसको जो रोक रहा है। ठीक है, इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, रोकने का बल। ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो D है और इसका डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ है। तो दोनों का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री इसका मान हो जाएगा थीटा का। ठीक है, और इस केस में जो वर्क आएगा वो दोस्तों हमारा निगेटिव आएगा। इस केस में हमारा वर्क निगेटिव आने वाला है। ठीक है, अब हम समझते हैं जीरो वर्क क्या होता है। थर्ड चीज़ हम समझते हैं जीरो वर्क क्या होता है। ठीक है, जीरो वर्क क्या होता है दोस्तों? जीरो वर्क क्या होता है? सबसे पहले फार्मूला हम देख लेते हैं, W बराबर FD cos थीटा। ठीक है, W बराबर FD cos थीटा। अब जीरो वर्क के लिए क्या हो सकता है? या तो फोर्स आपका जीरो हो, या तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या तो आपका थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री हो, या तो आपका थीटा का मान 90 डिग्री हो। 3 केस हैं इसमें।
या तो फोर्स 0 या तो डिस्प्लेसमेंट 0 या तो थीटा का मान 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं, इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस के रूप में हम समझते हैं कि मतलब फिजिकली ये कैसे पॉसिबल है वर्क 0। ठीक है, देखो ये एक दीवार हो गई और आप यहाँ से खड़े होकर इसको धक्का दे रहे हैं या बल इस पर लगा रहे हैं, आप इस पर धक्का दे रहे हैं। ठीक है, इस पर आप दीवार पे धक्का दे रहे हैं, लेकिन दीवार ज़रा सा भी डिस्प्लेस नहीं हो रही है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। दीवार